नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज, जहां पर हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज को बहुत डिटेल में, है ना। देखिए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं बीएसएफ की जो वैकेंसीज हैं उनके ऊपर आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, बीएसएफ की वैसे तो टोटल 141 वैकेंसीज हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, टोटल बहुत ध्यान सुनिएगा, 141 टोटल वैकेंसीज हैं बीएसएफ में। लेकिन उनके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, इसलिए उन्होंने पीडीएफ भी अलग अलग निकाली। जैसे कि मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, यहाँ देखना है ध्यान से। ये जो है, ये बीएसएफ की आपको दिख रही होगी, ये साइट है उनकी, है ना, ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा करंट ओपनिंग, है ना, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ। अब इसमें करंट ओपनिंग में इनने क्या किया है, वो जो 141 टोटल वैकेंसीज है ना, उनकी अलग अलग पीडीएफ बना दी है। यहाँ देखिए टोटल कितनी पीडीएफ आपको नजर आ रही है यहाँ पर। ये देखिए जरा, एक, दो, फिर ये तीन, चार, फिर ये पाँच और फिर ये छः, टोटल छः। तो मैं टोटल 6 वीडियो लाने वाला हूँ, सबके अलग अलग। तो मैंने क्या, इससे दिक्कत नहीं होती, तो मैंने अभी आपको ये पहला वाला जो है ना, ये वाला ग्रुप बी वाला, इसमें मैंने इसका वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, अपलोड हो चुका है। मैं लिंक वगैरह सब इसमें दे दूंगा, आपको सब मिल जाएगा, आप चिंता मत करना, है ना। एंड कार्ड होता है ना, जो यूट्यूब के जब वीडियो खत्म होते हैं तो उसमें एंड कार्ड आता है, तो उसमें नहीं आता कि 2 वीडियोस और हैं, तो वो भी आपको बीएसएफ से जुड़े हुए ही मिलेंगे। तो आप एंड में भी चले जाओगे तो भी आपको मिल जाएंगे। नहीं होता ऐसा मान लीजिए, तो आप मेरे सीधे चैनल पे चले आना, वहाँ पे सामने मिलेगा। लाइन से ही वीडियोस बनाऊंगा, इसके बीच में कोई और दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा। यानी ये सारे वीडियोस लाइन से ही बनेंगे। तो आप किसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए नहीं, आप ये देख सकते हो बड़े इत्मीनान से, आराम से। तो मैंने पहला वीडियो बना दिया था, ये वाला, है ना, इसको मैं बना चुका हूँ। मतलब ये देखो, इसकी मैं पीडीएफ अगर खोल दूँ, है ना, ये पीडीएफ खोल दूँ, तो ये वाला, एक एक सेकंड है ना, ये दे, थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, बस एक सेकेंड। ये जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जो आपको वीडियो बनाने वाला हूँ वो ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, ये पैरामेडिकल स्टाफ है पूरा का पूरा। इसमें सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, ईएसआई, लैब और फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब 3 कुछ हैं इसमें आते हैं, जो जिनके बारे में अभी अपन बात करेंगे। पहले मैं ज़रा देख लूँ क्या वो ओपन हो गया, ये रहा वो। ठीक है, जैसे ही आप उस वीडियो को खोलोगे ना, तो आपको दिख जाएगा। इस पहले पीडीएफ में इन्होंने जो वैकेंसीज के बारे में बताया है वो है इंस्पेक्टर, ये वाला जो दिख रहा है आपको, है ना, इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन। सिर्फ 2 ही पोस्ट थी, ये पहला वीडियो था मेरा, ठीक है। एक ही होगी बात। अब जब आप जैसे दूसरे वीडियो पे यहाँ पे व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे, इसकी पीडीएफ पे आएंगे, तो आपको ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको वैकेंसीज मिल जाएगी, कौन सी, एसआई, स्टाफ नर्स, और यही सब मैं आपको डिटेल में वहाँ पर बताने वाला हूँ। ये यहाँ पर, ये रहा, दिख रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, आप यहाँ पे आपको दिखेगा, ये एसआई स्टाफ नर्स हो गया, यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो रही है स्टाफ नर्स में। वैकेंसी टोटल 14 है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप देखोगे, जनरल के लिए 4 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 है। 10% रिजर्वेशन जो है एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखा गया है ना। और कैसे पेपर होगा, क्या होगा, मैं सब बताने वाला हूँ। आप बस थोड़ा सा इत्मीनान रख करके पूरा वीडियो सुनिएगा। मेल फीमेल दोनों इसे अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात तो। आपकी सैलरी इतनी कुछ रहेगी। फिर अगली आ जाओगे, ये होगी ग्रुप बी की बात, है ना। अब आ जाइए ग्रुप सी पर। ग्रुप सी में 2 पोस्ट हैं। एक एएसआई है, लैब टेक्नीशियन, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन, और एक है आपका एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक। लैब एएसआई लैब टेक्नीशियन की टोटल 38 पोस्ट है, और एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की टोटल 47 पोस्ट है। मतलब ग्रुप सी में अगर आप टोटल कर लोगे इन दोनों का, तो आ जाएगा 85 पोस्ट है। इसमें भी 10% रिजर्वेशन दिया है एक्स सर्विसमैन को, है ना, और इतने से इतनी सैलरी रहेगी, ठीक है। ग्रुप बी से कम रहेगी, ग्रुप सी है थोड़ा सही, है ना। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, एएसआई में 12 जनरल के लिए, है ना, एएसआई में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 19 है जनरल के लिए, ठीक है। ऐसी ईडब्ल्यूएस के लिए एएसआई लैब टेक्नीशियन में 4 है, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4। फिजियोथेरेपिस्ट में ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 4 है। क्लियर कहानी। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। लास्ट डेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर, पिछली बार के वीडियो के जैसे ही है ना, 17 जून है, ठीक है। 17 जून 2024 ये लास्ट डेट है। थोड़ा सा इससे पहले आपको भरना है। फीस भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। फीस भी बिल्कुल सेम है। फीस अभी भी इसमें 200 की ही रखी गई है। और ये मैं बता रहा हूँ फिर से, सिर्फ पुरुष वर्ग को देना है ना। किनको नहीं देना वो समझ जाओ, बाकी सबको देना है। मतलब देखो, जनरल अनरिजर्व्ड को तो देना ही पड़ता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी ये पैसे देने ही पड़ेंगे, और साथ में कुछ चार्ज और रहता है 47.50 कुछ करके, 47.5 रुपये, ये सर्विस चार्ज रहता है, तो ये भी देना पड़ता है। कुल मिला के 250 रुपये पड़ रहा है। किसको नहीं पड़ रहा, ध्यान से देना, किसको फीस नहीं देना है, ठीक है ना। एक तो हो गई महिलाएं, एक हो गए एससी, एक हो गए एसटी, है ना, एक हो गए भैया जो ऑलरेडी क्या कहना चाहिए, इसी फील्ड में है, यानी बीएसएफ में कहीं काम कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को भरा तो उनको भी फीस नहीं देनी है। समझ गया ना। और कौन है, और बस हो गया, और क्या बचा। ठीक है, तो ये इन लोगों को कोई फीस नहीं देनी है, इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। जिनको देनी है वो आपको समझ में आ गया।
फॉर्म वगैरह कैसे भरते हैं मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी, लेकिन फिर से बता देता हूँ। लिंक पर जाना है अपने आप, मैं दिखाऊंगा ना, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ कोई भी डाउट हो अपन तुरंत तुरंत उसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे अप्लाई करना है पहले वाले के लिए, या मान लीजिए अभी जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखो यहाँ बगल में उसके अप्लाई दिख रहे हैं आपको, ठीक है। आप किसी पे भी क्लिक कर दो जिसके लिए आप एलिजिबल हो, पहले पूरी वीडियो सुन लेना, उसके बाद देखो ये आ गया, आपको पूरा दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर ये साफ बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पर पहले तो आपको अपना नाम यहाँ रखना है। देखो मैंने कहा था ना, मोबाइल नंबर रखोगे और ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे ओटीपी आपके मोबाइल नंबर जो आपने डाला, जो ईमेल आईडी उसी में जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके द्वारा आप फिर से वापस आएंगे, लॉगिन करेंगे, फिर ये सब वापस से भरना है आपको, समझ गए ना। ये सब वापस नहीं खुद भर पाओ तो भैया सबसे बेस्ट होता है कि आप चले जाओ ऑनलाइन, है ना। वो 100 रुपये लेते हैं भरने का, लेकिन काम आपका पूरा कर देता है। अब आ जाइए आगे चलते हैं यहाँ पर, है ना। हम डिटेल में जो देखेंगे वो नीचे की तरफ देखेंगे। इसका पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया की मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। अब आ जाइए पहले बात कर लेते हैं कि एसआई स्टाफ नर्स के एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, देखिए एसआई के लिए आपको 12वीं पास होना है, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, किससे, जनरल नर्सिंग प्रोग्राम से आपने या तो डिग्री की हो या डिप्लोमा किया हो, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए जनरल नर्स के तौर पर, है ना, मिडवाइफ के तौर पर। कहाँ पर, सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। डिजायरेबल हम पढ़ते नहीं है क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं होता। डिजायरेबल का मतलब ये होता है अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। एएसआई लैब टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ आपसे, देखिए इसमें 12वीं मांगा है साइंस के साथ, है ना, मतलब पीसीएम पीसीबी दोनों चल जाएगा, है ना, मतलब कॉमर्स वाले से नहीं भर सकते। डिप्लोमा आपका मेडिकल लेबोरेटरी में हो, टेक्नोलॉजी में हो, ठीक है, वो तो हो ही सकता है ना, बनी बात है, यहाँ मेडिकल की फील्ड है, कॉमर्स कहाँ से आएगा इसमें। एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की बात करूँ, वही 12th साइंस और डिग्री या डिप्लोमा चल जाएगा फिजियोथेरेपी में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थी। एज लिमिट देख लीजिए, एसआई के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 30 है। एएसआई के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 है, और एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 20 से 27 है, ठीक है। और अब देखिए कुछ जो रिलैक्सेशन मिलता है वो कितना मिल रहा है, देखिए जरा ध्यान से। जैसे कि एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाती है, ओबीसी एनसीएल को मिलती है, याद रखना सीएल को नहीं मिलती। ओबीसी का आपको सर्टिफिकेट यानी कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट का नाम ही रहता है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होता है वो, ठीक। इसका आपको ध्यान रखना है ना। मेरा बेटा भी उठने वाला है तो वही हल्ला करने वाला है, चलिए कोई बात नहीं, एक फादर के रूप में देखना पड़ता है, थोड़ी जिम्मेदारी है ना, पर आप हेडेक मत लो। एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन में भी देखिए अलग अलग है ना। उसमें जनरल है तो 3 साल की 3 years ऑफ एज छूट मिल जाएगी, 6 साल की छूट मिल जाएगी। ओबीसी वालों को, एस सी को मिल जाएगी 8 साल की छूट। ऐसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो जनरल कैटेगरी में 40 साल तक की एज वाले भर सकते हैं, अगर वो डिपार्टमेंट में पहले से बीएसएफ में है तो, है ना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी कि उनने कम से कम 3 साल से ऊपर की सर्विस करके रखी हो, तभी ये छूट मिलती है, वरना नहीं मिलती। यानी जैसे कोई 1 साल 2 साल वाला है और वो भर रहा है, उसके लिए छूट नहीं आएंगी, उसके लिए फिर वो नॉर्मल एज क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा। अगर 3 साल से ऊपर हो गया तो ये वाला क्राइटेरिया आपका आ जाता है, ठीक है। और एस सी एस टी हो गया 45 ईयर्स में। 1 सेकंड है ना, उसको मुझे थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, है ना। चलिए वापस आ जाते हैं। अब देखिए, तो मैं आपसे जो कह रहा था वो यही था, ठीक है ना। तो देखिए विडोज़ और डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए भी ऐसे ही है कि जनरल के लिए 35 जो है मैक्सिमम एज है, और ओबीसी के लिए 38, और एससी एसटी के लिए 40 हो गया। अब आप आ जाओ ग्रुप बी में, है ना। फॉर ग्रुप बी पोस्ट ओनली, जो एसआई स्टाफ नर्स जो भर्ती हो रहे थे, तो उनमें अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो इसे भरना चाहते हैं, है ना, उनके लिए फिर इतनी इतनी छूट हो जाती है, ठीक है। ये आप और देख सकते हैं, बाकी मैंने पूरा ही आपको बता दिया। चलिए आगे चलते जल्दी से। अच्छा, एक चीज़ में खास बताई गई है, इफ वैकेंसीज आर नॉट अवेलेबल फॉर रिस्पेक्ट, मान लीजिए कोई रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी मतलब एससी हो गई, एसटी हो गई, और जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, अगर ये खाली पड़ जाती हैं तो ये इसमें क्या करेंगे, अनरिजर्व यानी जनरल वालों को भी भर देंगे अगर वो सुइटेबल होंगे, तो खाली तो नहीं छोड़ेंगे, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे आ जाओ। और बाकी देखो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा भैया। जैसे ईडब्ल्यूएस वाला है, अगर वो अपने इस कैटेगरी का फायदा उठाना चाहता है तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आता है, वो लगाना पड़ेगा। एससी एसटी को अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन को अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना पड़ जाएगा। सबको कुछ ना कुछ, और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं पर भी कोई काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर भी, है ना, सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट पे, अगर कोई बंदा अभी काम कर रहा है
और वो ये फॉर्म अगर भरना चाहता है तो फिर उसको NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो देखिए सारे काम करने पड़ेंगे, एक भी काम अगर आपने छोड़ दिया दिक्कत हो जाएगी। आज ये भैया फिजिकल स्टैंडर्ड की बात अब करते हैं। देखिए यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड पहले लिख दिया जाता है, तो हाइट कितनी चाहिए इसको भरने के लिए, मेल कैटेगरी के लिए हाइट सबके लिए यहाँ पर सेम है, अलग अलग से कोई कॉलम नहीं दिया हुआ है। ये चाहे आप SI भर लो चाहे ASI भर लो, टेक्नीशियन वाला या फिजियोथेरेपिस्ट वाला। लड़कों के लिए हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 150। लड़कियों में चेस्ट का कोई नापन नहीं होता है, लेकिन लड़कों में ये होगा, और 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, खत्म। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आई साइट वगैरह मैंने आपको कई बार समझाया है ना। तो बस नॉर्मल रहे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो आपको क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ यूँ है कि पहले आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। रिटन टेस्ट अच्छा याद रखना, ये OMR बेस्ड होगा। OMR होता है ना, ऐसे गोले लगे रहते हैं, उसको कार्ड डार्क करना पड़ता है, तो भैया OMR बेस्ड आंसर शीट मिलेगी, वो आपको भरना है। जो इसे क्वालिफाई कर लेंगे फिर वो, ये फेज़ 1 है ना, ये फेज़ 1 है आपका। आपको रिटन टेस्ट निकालना है, जो निकाल लेंगे वो जाएंगे फेज़ 2 में, ठीक है। फेज़ 2 में आपको मिलेगा भैया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि हाइट और चेस्ट वाला जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाला। ये देखिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड ही तो था, कहाँ चला गया, ये रहा, ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो ये आपकी हाइट और चेस्ट होनी चाहिए। तो आप जैसी, तो मतलब सबसे पहले यहाँ पर नाप जो की होगी फेज़ 2 में फिजिकल, जैसे ये पास कर लोगे तब आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें भैया रनिंग वगैरह है ना, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। तो ये बताऊंगा कितना कितना करना है आपको, वो समझ में आ जाएगा। फिर जब इसको निकाल लोगे तब जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद आप सिलेक्शन में आ जाओगे। क्लियर है कहानी। तो अब आ जाते हैं, जानते हैं कि अच्छा टैटू के बारे में मैंने बता दिया आपको। देखिए लेफ्ट हैंड में नीचे की तरफ अलाउड है, लेफ्ट हैंड में नीचे की तरफ अलाउड है। उसकी वजह ये है कि सल्यूट हमेशा राइट हैंड से करते हैं, ये नॉन सॉल्यूटेड हैंड होता है, जैसे मतलब सल्यूट नहीं करना होता है इसको, है ना, सल्यूट नहीं करते हैं इससे अपन, इसलिए यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे सल्यूट करते हैं, इसलिए राइट हैंड में नीचे की तरफ नहीं चलेगा। और एक बात और समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए क्या होता है, कई बार अपन टैटू को गुदवा के मतलब उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, तो मिटवाने के लिए भी जाते हैं वहाँ पे। तो क्या ये लोग भर पाएंगे? ये लोग भर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको ये लोग घाव की तरह ले लेंगे, स्कार्स इसमें लिखा भी हुआ है ना, स्कार्स मान लेंगे। स्कार्स मतलब होता है घाव मान लिया आपने, ठीक है, तो वो चल जाता है। लेकिन इसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पूछना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो तो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, अगर आपने उसे खत्म करवाया अपने टैटू को तो। आ जाइए जरा देखते हैं, जरा सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा था, मैंने आपसे कहा था रिटन एग्जाम होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, OMR पर होगा, ठीक है। अब ये देखिए जरा, अब कैसे कैसे सिलेबस क्या है इसमें, सब जो है सबका अलग अलग दिया हुआ है ना। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे देख सकें। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आप SI के लिए भरने जा रहे हैं, स्टाफ नर्स के लिए, तो देखिए पार्ट 1 है, इसमें जनरल नॉलेज है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है 25 मार्क्स का, ठीक, पहली बात। पार्ट 2 में आपको ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। प्रोफेशनल पार्ट 3 में आ जाएगा प्रोफेशनल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन्स प्रेगनेंसी एंड लेबर मिडवाइफरी, सारे क्वेश्चन मिला करके 50 क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है। अब मान लीजिए भैया आपने ASI भरा हुआ है लैब टेक्नीशियन, तो आपका पेपर यूँ आएगा, वही जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर का, पहले जैसे ही, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी 25 नंबर का, और पार्ट 3 आपकी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी हेमाटोलॉजी ब्लड बैंकिंग सॉरी, है ना, हिस्टोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी मैनेजमेंट। मैं इस फील्ड से नहीं हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा शब्द इतने अच्छे नहीं है मेरे से लेकर के, उसके लिए बुरा मत मानिएगा। पेरिस्टोलॉजी, सेरोलॉजी और वीरोलॉजी, कहीं कुछ गलत पड़ा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, है ना। तो ये 50 नंबर का आएगा आपका, ये अगेन 100 नंबर का हो गया। अब अगर किसी ने फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ा है तो भैया वो देख लो, देखो शुरू के तो दोनों वही है। ये नीचे पार्ट 3 आपसे जुड़ा हुआ है ना, इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, सब होता है, थेरेपी वाले सब जानते होंगे ये सारी चीज़ें। 50-100 नंबर का आपका ही पेपर हो गया। क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसे भैया कि अगर आप जनरल से हो, EWS से हो या OBC से हो, तो आपको 45% नंबर लाने पड़ेंगे, चाहे आपने जो भी भरा हो, यानी 45 नंबर ही लाने पड़ेंगे, तब आप आगे में जाओगे। और SC ST को वहीं पे 40% नंबर लाने पड़ेंगे, तब वो आगे जा पाएंगे। क्लियर है कहानी, है ना। हाँ हाँ हाँ, यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ राम, यहीं पर हूँ, है ना। उसको आवाज़ आती रहनी चाहिए मेरी। चलिए, हाँ क्या हुआ, है ना। चलिए अब देखिए सेकंड जो फेज है मैंने आपको बताया, है ना, सेकंड फेज में आपके वही स्टैंडर्ड वगैरह आ जाएगा, तो वही तो आपने पहले समझ लिया था। आपको समझना है सर फिजिकल स्टैंडर्ड तो ठीक है, हाइट चेस्ट हो जाएगा। अब बताइए कि एफिशिएंसी में क्या है। देखिए एफिशिएंसी वाला जो है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ क्वालिफाइंग मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मेरिट में इसके नंबर जुड़ेंगे। तो देखो रन कितना है, लड़कों को दौड़ना है 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 100 मीटर ज़्यादा नहीं, 1.6 किलोमीटर, लेकिन 7 मिनट में। वहीं लड़कियों को 800 मीटर दौड़ाएंगे 5 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप आप देखोगे 11 फीट है, 3 चांस मिलेंगे इसको पूरा करने के लिए, 3 चांस में ही हो जाना चाहिए। और लड़कियों के लिए 8 फीट है, 3 चांस में।
हाई जंप आप देखोगे 3.5 फीट है 3 चांस में, और यहीं पे लड़कियों के लिए 2.5 फीट है 3 चांस में। ठीक, याद रहेगा ना जो मैंने आपको बताया। अच्छा, एक्स सर्विसमैन को एक्स सर्विसमैन को जो अप्लाई कर रहे हैं उनको ना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन उन्हें फिजिकल मतलब हाइट चेस्ट तो नपाना पड़ेगा और रिटर्न भी देना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। दौड़ना-वोड़ना नहीं पड़ेगा भाई, पहले ही से आपने बहुत कुछ करके रखा है, एक्स सर्विसमैन हो यार आप, इतना तो आपको सम्मान मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपका तो हाइट-वाइट भी नहीं नापना चाहिए, बनी बात है हाइट-वाइट लेकर के वहाँ भर्ती होंगे, पर क्यों करते हैं मैं नहीं जानता। थोड़े से 1 मिनट यार, इसका बॉटल छूट गया, फिर से मुझे देना पड़ेगा। थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा मैं आप सभी से। आप क्या बोलते हैं? ये लो, अब ठीक है। बिग बॉस बन गया भाई मेरा तो। कोई बात नहीं, अब आ जाओ आगे चलते हैं। हाँ भाई, यही है ना ये कि बिग बॉस चाहते हैं कि आप उन्हें बॉटल पकड़ाएं, तो पकड़ा दिया हमने बॉटल। अब ये भी नौटंकी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अपना लैपटॉप तो अभी ठीक काम कर रहा है। नहीं, मैं चाह रहा था जूम कर दूं, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा लोड नहीं लेना। और बस फाइनल मेरिट लिस्ट हो गई, ये तो आप समझ में आ गया। अब ये फीस वीस तो मैंने आपको बताई दी थी, किसको नहीं देनी है वो मैंने बताई दी थी। यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, ये देखिए जरा, वुमेन को नहीं देनी है, ये सब के जवानों को नहीं देनी, एक्स सर्विसमैन को भी नहीं देनी है भैया। इनका मैंने जिक्र नहीं किया था, वो भी याद रखें इसे। ठीक है, और ये कुछ सेंटर हैं जहाँ पर ये होने वाला एग्जाम। ठीक है, ये पीडीएफ में दे रहा हूँ तो सेंटर वेंटर देख लेना, मेन चीज़ तो आपने समझ ली ना। ये वेबसाइट है भैया जहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना, नहीं है ना तो वेबसाइट ये रही, ये रही। ये मैं दे दूंगा आपको, आप क्यों चिंता कर रहे हो यार, आप टेंशन मत लो, ये रहा, है ना, ये वेबसाइट है, ये लिंक है, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, पर मैं आपको सब दे दूंगा, तो आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, और आगे चलते हो, देख लो कुछ काम का होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे जाने दूंगा मैं। और यहाँ पर मैं देखिए पूरा पीडीएफ पढ़ लेता हूँ, पूरा पीडीएफ। और ये तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने का तरीका है, तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो वगैरह आप चाहो तो ज़रूर ये चेक कर सकते हो कि जैसे फ़ोटोग्राफ वगैरह 30 से 100 KB के बीच में हो, सिग्नेचर 50 से 20 KB के बीच में हो स्कैन करने के बाद, है ना, डॉक्यूमेंट आपके 30 से 100 KB के बीच में हो, थंब इम्प्रेशन आपका 50 KB तक का होना चाहिए, खत्म, बस इतना कुछ पता हो। बाकी तो अपलोड और भरना ही होता है, परसेंटेज वगैरह तो लिखना ही होता है। एक चीज़ और याद रखना, कोई प्रिंट आउट वहाँ मत भेज देना धोखे से भी, सब सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, बस खत्म। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कैसी भी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, है ना, और कोई अ, गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप ही का भाई हूँ, है ना, आप ही से जुड़ा हूँ, आप ही का परिवार हूँ। एक दूसरे को माफ़ करके ही हम एक परिवार चलाते हैं, यही ज़रूरी होता है, त्याग से ही पूरा परिवार चलता है। अब मैं तो छोटा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर जो जानता हूँ उतना बोल देता हूँ। ठीक है, बस इतना ज़रूर कहता हूँ मैं आप सभी से कि मदद करते रहिए, ज़माना बहुत ख़राब है और होने वाला भी है ना। यहाँ भाई भाई का नहीं है, और मैं तो पराया हूँ आपसे, फिर भी मैं आपसे मिन्नत करता हूँ कि अपने भाई की सुने, अगर वो कमज़ोर है तो उसकी मदद करें, कोई बुराई नहीं है। वो नहीं कमा पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमा रहे हैं ना, थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, कुछ नहीं होगा, एक दिन चले ही जाना है, एक दिन चले ही जाना है। अपने बेटे से ज़्यादा अपने भाई का ध्यान रखिए, वो आपका पहला बेटा है जो पहले आया था। ठीक है, ये तो बाद में आया है, जब आप अपने भाई के सगे नहीं हो पाएंगे तो आप अपने बेटे के भी सगे नहीं होंगे, और इनडायरेक्टली आपका बेटा यही सीख रहा होगा, फिर वो भी अपने भाई को नहीं मानेगा। तो ऐसे हम क्या न करते हैं, अपने परिवार को बांटने की नीतियाँ दे देते हैं धीरे से, है ना, हम अनचाहे तरीके से इनडायरेक्टली उन्हें कुछ कुछ सिखा रहे हैं। आप अभी अगर बड़े हैं, आपका बेटा है, तो आप अपने भाई से बहुत बात करो, अपने भाई को इतनी प्रायोरिटी दो, इतनी प्रायोरिटी दो, वो सीख जाएगा कि मेरे भाई से मुझे जुड़ करके रहना है। समझ गया, वो आप जैसे बचपन में कुछ लाते थे ना उसके लिए लेज वगैरह, अपने भाई के लिए जब भी आप कुछ लाते थे, या 2 रोटी अपन प्याज में दबा के खाते थे, एक अपने भाई को देते थे, आज भी वो करिए, वो चीज़ मत जाने दीजिए। आज भी 2 भाई मिलकर के अलग बैठिए, ताकि आपके बच्चों को ये चीज़ समझ में आए कि नहीं भाई, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं गया देखो ऊपर से, गले में हाथ डाल के थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा गले लगिए अपने भाई से, है ना। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अब हम दोनों माता पिता बन गए, भाई भाई हम सब अलग अलग हो गए, अब हम गले नहीं लग सकते, आपस में बैठ नहीं सकते, गलत बात है। ऐसा मत होने दीजिएगा, ठीक है। बचाइए, देखिए आगे संसार कैसा है मैं नहीं जानता, अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ, जो समझ में आता है बोल देता हूँ। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत। आपने मैं सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, सच में बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे इतना सुन लेते हो। कुछ कमेंट्स भी आए कि सर आपकी बातें अच्छी लगती हैं। अ, जो भी है देखिए दोस्त, आप शायद खुद ही अच्छे हैं, शायद इसीलिए मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी। ठीक है ना, आप खुद भी शायद वैसा ही सोचते हो जैसा शायद मैं जैसे सोचता हूँ, जैसा मैं समाज क्रिएट करना चाहता हूँ, शायद आप भी वैसे क्रिएट करना चाहते हो। अच्छी बात है, अब तो मैं खुद भी बाप हूँ, तो मैं तो फील भी कर सकता हूँ इन चीज़ों को, तो मैं अपने भाई को भी टाइम देता हूँ और अपने बेटे को भी।
कोशिश पूरी करता हूँ और आपको भी टाइम दे सकूँ, तो ये वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ और साथ साथ में ही मेरा परिवार भी यहीं पर मुझे देखता रहता है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए। रियली बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और वीडियो बनाऊँगा। अभी इसके 6 वीडियो मैंने बनाने की आपसे वादा तो किया है। देख लीजिएगा, है ना? कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे पेज भी है ना? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप नहीं बात कर पा रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, ये होता है, ऐसा नहीं। रिप्लाई मैं सारे देता हूँ, आपने देखे होंगे, बस टाइम लग जाता है, इसलिए परेशान ना हो। तो यहाँ पे भी कमेंट कर सकते पूछ सकते हैं, और डिस्कशन विद मनोज के नाम से इंस्टाग्राम पर भी जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और टाइम नहीं लूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।